हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जेरफ थिंगर्स। सो फ्रेंड्स, आज से जो है हम अपनी मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। और आज की इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो मॉक टेस्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं ऑलरेडी आपके साथ यूनिट फर्स्ट यूनिट 10 कंप्लीट रिविजनल वीडियोस इसी चैनल पर शेयर कर चुका हूं, जाकर देख लेना। और उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज यूनिट फर्स्ट यूनिट 10 2015 से लेकर 2019 तक डिस्कस कर चुका हूं, ओके, एक्सप्लेनेशन के साथ। और जो इस पीडीएफ का लिंक है मॉक टेस्ट का, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। न्यूली क्रिएटेड टेलीग्राम ग्रुप है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना। जितने भी अपडेट्स हैं और पीडीएफ हैं आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, ओके। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको रूल क्लियर कर देता हूँ कि किस वे में आपको इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। तो सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो इंग्लिश में होंगे, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको हिंदी में। जितना टाइम मैं एक्सप्लेन करने में लगाऊंगा उतना ही टाइम में आपको उसका आंसर देना पड़ेगा, ओके। और अपने साइड में नोटबुक जरूर ले लेना कि जितने क्वेश्चंस आपके ठीक रहेंगे उसको आप टिक करते रहना। एक चीज क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप 70 प्लस स्कोर करते हैं, मतलब हम एंटी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और अगर आप 70 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके कंसेप्ट काफी अच्छे वे में क्लियर हैं और आप जेरफ से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अगर आप 70 से डाउन जाते हैं, ओके, 70 से डाउन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप में एक वीकनेस है अभी, उसको आपको दूर करना है। और आपके जो भी टॉपिक्स आपको लगे कि क्लियर नहीं है, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। चलिए, टाइम को वेस्ट किए ना स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिडबी वाज सेटअप एज ए सब्सिडरी ऑफ डैश ए आईडीबीआई, बी एडब्ल्यूएसओ, एचएम, सी आईएफसीआई, डी एसएमईएस, ओके। तो सिडबी जो है किसकी सब्सिडरी है ये आपको बताना है। ऑप्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, ओके। चलिए मूव करते हैं इसके आंसर की तरफ। सो इट्स आंसर इज आईडीबीआई। तो सिडबी जो है वो आईडीबीआई की सब्सिडरी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द डिफरेंट चैनल्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। तो कौन कौन से इसमें से चैनल्स हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के? ए डायरेक्ट मेल, बी कैटलॉग मार्केटिंग, सी टेली मार्केटिंग, डी ग्रीन मार्केटिंग, ई मल्टी चैनल मार्केटिंग। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। ए ऑप्शन दे रखा है ए बी, ए सी एंड डी, बी दे रखा है बी सी एंड डी, सी दे रखा है ए बी एंड सी, डी दे रखा है ए डी एंड ई, ओके। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा कि पूछ रखा है कि कौन कौन से चैनल्स हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब आपको पता होगा, उसके चैनल्स भी आपको पता होगा, ओके। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज ए बी एंड सी, डेट इज डायरेक्ट मेल, कैटलॉग मार्केटिंग एंड टेली मार्केटिंग। दीज आर द एग्जाम्पल्स और चैनल्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following acts makes it obligatory to appoint a labor welfare officer for every factory where 500 or more workers are employed? तो कौन सा एक्ट ऐसा है जो कि ऑब्लिगेशन लगाता है टू अपॉइंट ए लेबर वेलफेयर ऑफिसर फॉर एवरी फैक्ट्री, कि हर एक फैक्ट्री के लिए लेबर वेलफेयर ऑफिसर होना जरूरी है अगर उस फैक्ट्री में 500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो? ए इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट 1945, बी इंडस्ट्रियल बोनस एक्ट 1965, सी फैक्ट्रीज एक्ट 1948, डी ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। तो फ्रेंड्स, अगर आपने फैक्ट्री एक्ट को पढ़ रखा है या इससे रिलेटेड एक्ट्स को पढ़ रखा है तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। सो इट्स आंसर इज फैक्ट्री एक्ट 1948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। When consumer income increases, the budget line on indifference curve shifts to। जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो जो इंडिफरेंस कर्व की जो बजट लाइन है वो किस तरफ शिफ्ट करती है? ए पैरेलल पोजीशन टू द लेफ्ट, बी ए पैरेलल पोजीशन टू द राइट, सी ए पैरेलल पोजीशन टू द ओरिजिन, डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इंडिफरेंस कर्व काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज बी, डेट इज ए पैरेलल पोजीशन टू द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट 4 अल्फा कैरेक्टर्स ऑफ आईएफएससी कोड रिप्रेजेंट। तो आईएफएससी कोड आपको पता होगा, जो बैंक की पासबुक पे गिवन होता है, तो उसके जो फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ए बैंक ब्रांच, बी बैंक नेम, सी लोकेशन, डी स्टेट एंड कंट्री कोड। तो फ्रेंड्स, होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं आंसर पे। इट्स आंसर इज बैंक नेम। तो आईएफएससी कोड जो है वो फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बैंक नेम को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए फर्म अचीव्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल व्हेन देयर इज डैश। तो ए फर्म जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब अचीव करेगा?
A. Reduction in the total cost of production. B. Reduction in the unit cost of production. C. Reduction in the average revenue of the firm. D. Reduction in the average revenue from the production. तो फ्रेंड्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब तो आपको पता ही होगा, तो होप सो आपने आंसर चूज कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं आंसर की तरफ। सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फ्लोइंग एंट्री रूट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग रिस्क रेट। ए. लाइसेंसिंग, बी. जॉइंट वेंचर, सी. एक्सपोर्टिंग, डी. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ई. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स पूछ रखा है कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग के जो रूट्स होते हैं तो वो रिस्क पे बेस पे बताना है कि कैसे कैसे कौन कौन से रूट्स में रिस्क जो है हमारा इंक्रीज होता रहेगा, उस वे में आपको इसको अरेंज करना है। सो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी ई, बी सी डी ई ए, सी ए डी बी ई, डी सी ई बी डी ए। ओके, तो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। होप सो फ्रेंड्स क्वेश्चन ईजी है, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए इसके आंसर पे मूव करते हैं। सो इट्स आंसर इज सी ए डी बी ई, मतलब कि सबसे पहले एक्सपोर्ट में क्या है, रिस्क क्या है, कम रहेगा। उसके बाद आएगा हमारा लाइसेंसिंग, उसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा एक्सपोर्टिंग से। फिर आता है डी, डेट इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, फिर थोड़ा सा इंक्रीज राइज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। बी कौन सा है, जॉइंट वेंचर। फिर ई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे ज़्यादा रिस्क किस में होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो कौन से मेथड्स है इसमें कैपिटल बजटिंग के। ए. बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, बी. पेबैक रेसिप्रोकल मेथड, डी. डिग्री ऑफ लिवरेज, डी. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। ए बी एंड डी, बी एंड सी डी एंड डी एंड ए। तो कैपिटल बजटिंग के मेथड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपने अच्छे से कर ही रखे होंगे। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। सो इट्स आंसर इज ए बी एंड डी, दैट इज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, बी. पेबैक रेसिप्रोकल मेथड, एंड डी. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्पशंस अंडर सेक्शन 54F इज नॉट अलाउड टू द एसएससी इफ। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो एग्जाम्पशंस होती हैं जो मिलती है हमको 54F में, वो कब अलाउड नहीं होती है एसएससी को। ए. द असेसी से एचयूएफ, जब असेसी जो है एचयूएफ है। बी. द असेसी परचेज ए हाउस विद इन 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, जब उसने हाउस को ट्रांसफर किया उसके 2 years के अंदर वो दूसरा हाउस परचेज कर लेता है। सी. द असेसी कंस्ट्रक्ट ए हाउस विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, कि जो असेसी है वो क्या है, हाउस क्रिएट कर लेता है, मतलब कि नया हाउस बना लेता है विद इन 3 years। डी. द असेसी ओन्स मोर देन 1 रेजिडेंशियल हाउस, अगर असेसी जो है एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस को ओन कर परचेज कर लेता है उस टाइम पे। सो इट्स आंसर इज डी, डेट इज अगर असेसी जो है एक से ज़्यादा हाउस जो है उसने परचेज कर रखे होते हैं तो उस टाइम पे उसको क्या नहीं मिलती, एग्जाम्पशन नहीं मिलती लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन LLP डैश इज लाइबल टू अवेल असेट्स बट द पार्टनर आर लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ डैश। ए. कंपनी देयर प्रॉफिट, बी. फर्म एग्रीड कंट्रीब्यूशन, सी. मेन ओनर द कैपिटल, डी. फर्म देयर प्रॉफिट्स। होप सो फ्रेंड्स आपने LLP का एक्ट जो है पढ़ रखा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। चलिए आंसर पे चलते हैं। सो इट्स आंसर इज फर्म एंड एग्रीड कंट्रीब्यूशन। तो फर्म लाइबल होती है ऑल द अवेलेबल असेट्स बट द पार्टनर्स आर लाइबल टू द एग्रीड कंट्री। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द रिलेशन बिटवीन मीन एंड वेरिएंस इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो पूछ रखा है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन होता है और वेरिएंस होता है, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है। ए. मीन इज इक्वल टू वेरिएंस, बी. मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस, सी. मीन इज लेस देन वेरिएंस, डी. देयर कैन बी एनी रिलेशनशिप बिटवीन मीन एंड वेरिएंस फ्रॉम द अबव 3 ऑप्शंस। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, होप सो आपको आता होगा कि आपने पढ़ रखा होगा मीन और वेरिएंस के बीच में रिलेशनशिप। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। सो इट्स आंसर इज देयर कैन बी एनी रिलेशनशिप बिटवीन मीन एंड वेरिएंस फ्रॉम अबव 3 ऑप्शन। तो मीन जो होता है वो इक्वल भी हो सकता है वेरिएंस के, मीन ग्रेटर भी हो सकता है और मीन लेस देन भी हो सकता है वेरिएंस के। ओके, तो कुछ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनी अटेम्प्ट मेड टू डिस्करेज कस्टमर्स फ्रॉम बाइंग सर्टेन प्रोडक्ट्स इज नोन एज। कि ऐसा कोई भी अटेम्प्ट जिससे हम कस्टमर को रोक रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट खरीदने से, उसको हम क्या कहेंगे। ए. डी मार्केटिंग, बी. कस्टमाइज मार्केटिंग, सी. टारगेट मार्केटिंग, डी.
पोस्ट मार्केटिंग। तो देखो जनरली मार्केटिंग हम किस लिए करते हैं, जनरली मार्केटिंग तो हम इसलिए करते हैं ताकि कस्टमर जो है प्रोडक्ट को खरीदे। बट कई बार ऐसा भी होता है कि हम इस वे में मार्केटिंग कर रहे हैं कि प्रोडक्ट कस्टमर उस प्रोडक्ट को ना खरीदे, तो उस स्पेशल कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे वो आपको बताना है। ओके, होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं इसके आंसर की तरफ। सो इट्स आंसर इज डी मार्केटिंग, इसको हम कहते हैं डी मार्केटिंग। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, the income which reflects the amount of funds received by a company in advance for the supply of goods and service in the future is called। तो क्या होता है, कई बार कंपनी के पास पहले ही एडवांस पेमेंट आ जाती है, गुड्स अभी सप्लाई नहीं किए, गुड्स फ्यूचर में सप्लाई करने हैं लेकिन पेमेंट एडवांस में आ जाती है, उस पेमेंट को, उस इनकम को हम क्या कहेंगे? ए एक्रूअल इनकम, ए एक्रूअल इनकम, बी पोर्टफोलियो इनकम, सी डिफर्ड इनकम, डी ट्रेड इनकम। तो इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं आंसर की तरफ। सो इट्स आंसर इज डिफर्ड इनकम, उसको हम क्या कहेंगे? डिफर्ड इनकम कहेंगे। जो इनकम हमको मिल चुकी है लेकिन अभी तक हमने गुड्स को ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है, एडवांस इनकम जिसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिफर्ड इनकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, the product recovered after the main process is ended which is capable of being used after further refinement is known as। कि जो प्रोडक्ट बच जाता है फाइनल प्रोडक्ट के बाद, उसको अगेन हम यूज़ कर रहे हैं किसी दूसरी प्रोडक्ट के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? ए जॉइंट प्रोडक्ट, बी को प्रोडक्ट, सी बाय प्रोडक्ट, सी सब प्रोडक्ट। तो होप सो फ्रेंड्स आपको आता होगा क्वेश्चन ये वाला, इजी है। चलिए आंसर पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स इट्स आंसर इज सी, दैट इज बाय प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट। ओके, तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर कोई स्टूडेंट जो है इसको अटेम्प्ट कर सके और अपने आप को एनालाइज कर सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन दे रखा है IMF प्रोवाइड लोन टू मेंबर कंट्रीज फॉर एलिमिनेटिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ POP। कि जो IMF है वो लोन प्रोवाइड करता है किस लिए? ताकि जो है हम एडवर्स इफेक्ट को दूर कर सके जो BOP का है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। रीजन दे रखा है IMF रेज लोन्स प्राइमरली थ्रू द पेमेंट ऑफ कोटास बाय मेंबर कंट्रीज। कि जो IMF है वो लोन्स को कैसे रेज करता है? कोटास के थ्रू रेज करता है, जो हर कंट्री का अपना कोटा डिसाइड कर रखा है उसके थ्रू जो है वो लोन को रेज करता है। सो ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ए दे रखा है बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। B both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion। C A is correct, assertion is correct but reason is not correct। and D दे रखा है assertion is wrong and reason is correct। तो फ्रेंड्स बताना है आपको, ये जो WTO है, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, IMF हो गया, WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आना इसमें से डेफिनेटली है। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। सो इट्स आंसर इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, the test procedure that is followed when it is impossible to make assumption about the distribution of population is called। कि वो जो कौन सा टेस्ट प्रोसीजर है जिसके अंदर जो है अजम्पशंस लगाना जो है डिफिकल्ट होता है, इम्पॉसिबल ही होता है, उसको हम क्या कहेंगे? उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे? ए पैरामेट्रिक टेस्ट, बी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, सी टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, डी रैंडम टेस्ट। तो फ्रेंड्स ये जो टेस्ट है, पैरामेट्रिक हो गया, नॉन पैरामेट्रिक हो गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं आंसर की तरफ। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम कोई अजम्पशन नहीं लगा के चलते और पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following statements are correct for a student granted an educational scholarship of value 11 lakh to meet the educational cost। कि एक स्टूडेंट है जिसने हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है 11 लाख रुपीस का, तो इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी हमको बताना है। ए होल एग्जाम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, कि 11 लाख के टोटल जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा जो है एग्जाम्प्ट होगा टैक्स से। बी एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स अप टू 10 लाख, कि 10 लाख तक ही एग्जाम्पशन हमको मिलेगी। सी
डिडक्शन ऑफ ₹10 लाख इज अलाउड अंडर सेक्शन 80U, कि जो 10 लाख की डिडक्शन है वो 80U के अंडर हमको मिलेगी। डी, नन ऑफ द अबाउ, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इनकम टैक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, होप सो आपको आता होगा। चलिए मूव करते हैं आंसर की तरफ। सो इट्स आंसर इज ए, डेट इज होल एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जितने भी इनकम है, जितना भी स्कॉलरशिप है, अमाउंट है, वो सारा का सारा क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा टैक्स में से। ओके चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो इनमें से कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है टैक्स प्लानिंग का। ए, अवॉइडिंग टैक्स लाइबिलिटीज, बी, अवॉइडिंग लिजिटेशन, सी, रिड्यूसिंग टैक्स इंसिडेंट्स, डी, बोथ ए एंड सी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग आपने पढ़ रखे होंगे, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है और टैक्स एग्जेम्पशंस क्या होते हैं। होप्स आपने इस टॉपिक को पढ़ रखा होगा। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। सो इट्स आंसर इज ए, दैट इज अवॉइडिंग टैक्स लाइबिलिटीज। तो टैक्स लाइबिलिटीज को अवॉइड करना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता हमारा टैक्स प्लानिंग का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द टाइप ऑफ रिटेल स्टोर विच हैव ए नैरो प्रोडक्ट लाइन। तो ऐसा कौन सा रिटेल स्टोर होता है जिसकी जो प्रोडक्ट लाइन होती है वो नैरो होती है। ए, हाइपर मार्केट, बी, कन्वीनियंस स्टोर, सी, स्पेशलिटी स्टोर, डी, डिपार्टमेंटल स्टोर। तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो लॉजिक के बेस पे होते हैं। ओके तो होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं आंसर की तरफ। सो इट्स आंसर इज सी, दैट इज स्पेशलिटी स्टोर। तो स्पेशलिटी स्टोर होगा वो काफ़ी कम आइटम्स में डील कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि नाम ही स्पेशलिटी है। सो सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स होप सो आप जो है अपना स्कोर जो है साइड बाय साइड राइट डाउन करते जा रहे होगे, कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। ओके और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना स्कोर जरूर बताना, ताकि एक बार एनालाइज कर सके कि किसकी जो है कितनी कहाँ तक प्रिपरेशन हो पाई है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर इनडायरेक्ट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल पेमेंट्स एम्प्लॉय रिसीव्ड फॉर कंटिन्यूइंग देयर एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी। ए, परफॉर्मेंस अप्रेजल, बी, सैलरी, सी, फ्रिंज बेनिफिट्स, डी, ग्रेप वाइन। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि जो कौन कौन सी फाइनेंशियल और इन फाइनेंशियल पेमेंट्स होती है जो कि एम्प्लॉयज़ को मिलती है कंपनी की तरफ से, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट को कंटिन्यू कर सकें। ऑप्शंस नीचे दे ही रखे हैं। होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं आंसर की तरफ। सो इट्स आंसर इज फ्रिंज बेनिफिट्स। तो ये फ्रिंज बेनिफिट्स जो होते हैं वो इनडायरेक्ट वे के होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयमेंट को दिए जाते हैं, जो कि एम्प्लॉय को दिए जाते हैं ताकि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट को कंटिन्यू, अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 21 क्वेश्चन है, personal effects of the assessee or any family member of the assessee held for personal use are excluded out of the definition of capital assets। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि कैपिटल असेट्स में हम पर्सनल असेट्स को नहीं लेके चलते, तो पूछ रखे कौन सी जो आइटम्स है वो एक्सक्लूड होगी पर्सनल असेट्स में से। ए, फर्नीचर, बी, पेंटिंग, सी, ज्वेलरी, डी, वियरिंग अपीयर्स, ई, ब्रांडेड डायमंड वॉच। Choose the correct option from the following: A, C, D, B, A and D, C, C and D, D, only D। तो फ्रेंड्स होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं इसके आंसर की तरफ। सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज ए एंड डी। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए एंड डी, कि जो फर्नीचर है और वियरिंग अपीयर्स है ये सब क्या है, पर्सनल आइटम्स होती है। इसको हम कैपिटल, इसके ऊपर जो है अगर आप सेल करते हो तो इसको ना हम इसको में कैपिटल गेन मान के चलेंगे और ना ही हम इसको कैपिटल एसेट्स मान के चलेंगे, ठीक है, ये पर्सनल लेवल के एसेट्स हैं। ओके चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल्स इज नॉट गिवन बाय हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ए, ऑर्डर, बी, स्पिरिट द कॉर्प्स, सी, इनिशिएटिव, डी, कलेक्टिविज्म, ई, डिसिप्लिन। तो फ्रेंड्स हेनरी फ्योल्स के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और बताना है कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। होप सो ना ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे होंगे ना ज़्यादा इजी लग रहे होंगे, एक मिडिल लेवल के क्वेश्चंस हैं और मैंने मैच ऑफ द फ्लोइंग के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड नहीं करे हैं। ओके चलिए, सो इट्स आंसर इज डी, दैट इज कलेक्टिविज्म जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, sourcing raw material for the business and obtaining them at best price falls under which activity of the value chain analysis। तो पूछ रखा है कि जो वैल्यू चेन की जो एनालिसिस होती है उसके अंदर ये कौन सा टाइप है जिसके अंदर हम जो है रॉ मटेरियल को
एक बेस्ट प्राइस पर परचेज कर रहे हैं। बेस्ट प्राइस का मतलब ना तो हम ज़्यादा कम प्राइस पर और ना ही ज़्यादा हम हाई प्राइस पर, मतलब बेस्ट प्राइस जो शूट करता है मार्केट के अकॉर्डिंग उस पर हम उसको परचेज कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है? ए आउटबाउंड लॉजिस्टिक, बी इनबाउंड लॉजिस्टिक, सी ऑपरेशंस, डी प्रोक्योरमेंट। सो फ्रेंड्स होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं इसके आंसर की तरफ। सो ये है प्रोक्योरमेंट, इसको हम कहते हैं इस एक्टिविटी को प्रोक्योरमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन, ए हाइपोथेसिस दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड। कि एक ऐसा हाइपोथेसिस जनरली हम किसको कहते हैं? अजम्पशंस को कहते हैं, कि जिसके अंदर हम रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहे हैं बिटवीन ए डिपेंडेंट एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उस हाइपोथेसिस को मिलने हम क्या कहेंगे? ए कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, बी पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस, सी सिंपल हाइपोथेसिस एंड डी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। सो फ्रेंड्स होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं आंसर की तरफ। सो इसको हम कहते हैं सिंपल हाइपोथेसिस। ओके, सिंपल हाइपोथेसिस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इक्विटी शेयर। तो कौन सा जो है इसमें से इक्विटी शेयर का फीचर नहीं है? ए प्री एम्पिटेड राइट, बी लिमिटेड लाइबिलिटी, सी हाइब्रिड फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, डी राइट टू कंट्रोल, ई नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर इसके बारे में तो आपने पढ़ ही रखा होगा, तो इनके फीचर्स के बारे में भी आपने शायद पढ़ ही रखा हो। चलिए मूव करते हैं आंसर की तरफ। सो इट्स आंसर इज हाइब्रिड फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। तो हाइब्रिड फॉर्म का मतलब यह है कि आप टू फॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि आप डिबेंचर्स भी यूज़ कर रहे हैं, साथ में आप इक्विटी शेयर्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये कोई फीचर नहीं होता किसका? इक्विटी शेयर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, Which of the flowing rights is not exclusively enjoyed by the promoters of the company? तो प्रोमोटर्स आपको पता होगा कि कौन होते हैं? जो स्टार्टिंग में जो कंपनी को जो फॉर्म करते हैं वो हमारे प्रोमोटर्स होते हैं, ठीक है। तो ए राइट टू रेम्युनरेशन, बी राइट टू रिसीव प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सी फ्रीडम टू abstain फ्रॉम डिस्क्लोजिंग हिज सर्विस रेंडर्ड इन प्रोस्पेक्टस, डी राइट टू रिसीव ए प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम द को प्रमोटर्स। तो प्रोमोटर्स के हमको राइट बताने हैं कि कौन सा उसका राइट नहीं है प्रमोटर का। चलिए मूव करते हैं आंसर की तरफ। सो इट्स आंसर इज फ्रीडम टू abstain फ्रॉम डिस्क्लोजिंग हिज सर्विस रेंडर्ड इन प्रोस्पेक्टस। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी एक्सेंटेड बाय बैंक्स टू MSME। तो बताना है कि कौन से जो है नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी है जो कि प्रोवाइड की जाती है बैंक्स के थ्रू टू MSME। ए ओवरड्राफ्ट, बी एक्सपोर्ट फाइनेंस, सी को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स, डी कैश क्रेडिट। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं इसके आंसर की तरफ। सो इट्स आंसर इज डेट इज सी को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 28 क्वेश्चन, असर्शन दे रखा है ऑल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो जितने भी PPC कर्व्स होते हैं वो हर कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड ही स्लोप होते हैं। उसका रीजन दे रखा है स्कैर्सिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ए कंज्यूमर कैन गेट मोर ऑन वन गुड ओनली इफ ही सेटल्स लेस फॉर अनदर। कि आप एक गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम करने से तभी कर सकते हो जब आप दूसरे को कम कंज्यूम करोगे। तो ऑप्शन दे रखे हैं A, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. B, both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. C, A is correct and R is not correct. D, A is incorrect and R is correct. चलिए मूव करते हैं इसके आंसर की तरफ। So its answer is A, that is both A and R are correct and R is the correct explanation of A. So okay friends, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फ्लोइंग डिसीजन आर इंक्लूसिव इन फाइनेंशियल डिसीजन। तो कौन कौन से डिसीजन जो होते हैं फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट होते हैं? ए इन्वेस्टिंग डिसीजन, बी फाइनेंसिंग डिसीजन, सी प्राइसिंग डिसीजन, डी लिक्विडिटी डिसीजन एंड ई डिविडेंड डिसीजन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ए ऑप्शन दे रखा है ABCD, बी ऑप्शन दे रखा है BCDE, सी दे रखा है ABDE एंड डी दे रखा है AB एंड C। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन कौन से जो ऑप्शंस होते हैं, जो कौन से डिसीजन होते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट होते हैं। ओके, होप्स आपने टाइप कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं अपने आंसर की तरफ।
So its answer is C, that is A, investing decision, B, financing decision, D, liquidity decision, and E, dividend decision. So these are the decisions are the part of financial decision. Okay, चलिए move on करते हैं next question पे. Okay, 30 question. The Hawthorne studies are associated with whom? जो Hawthorne studies थी वो किससे एसोसिएट करती है, किससे लिंक रखती हैं? A, एल्टन मायो, B, मैरी पार्कर, C, हेनरी फेयोल, D, B.F. स्किनर, E, नन ऑफ दिस. तो फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. हाथोर्न स्टडीज काफ़ी बार आपने इसको पढ़ा भी होगा. ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं इसके आंसर पे. सो इट्स आंसर इज ए, एल्टन मायो. चलिए फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 31 स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है. स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखी है, इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स इंडिफरेंस कर्व आर राइट एंगल कर्व्स. स्टेटमेंट सेकंड दे रखी है, द इक्विलिब्रियम पोजीशन विल डिपेंड अपॉन द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन रिलेटिव टू द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वो डिपेंड करती है किस चीज़ पर? स्लोप ऑफ प्राइस लाइन एंड स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ओके, सो ऑप्शन दे रखे हैं. ए, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. बी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. सी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट. डी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट. सो चलिए फ्रेंड्स मूव करते हैं अपने आंसर की तरफ. सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 32 असर्शन दे रखा है और रीजन दे रखा है. अगेन हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है. असर्शन दे रखा है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर दूज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस दैट टेक्स प्लेस फॉर सोल मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. कि जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ट्रांजैक्शन होती है जो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही की जाती हैं. रीजन दे रखा है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर बिलो द लाइन आइटम्स इन BOP, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. कि जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होती है वो बिलो द लाइन होती हैं अंडर BOP. तो ऑप्शन दे रखे हैं, ए, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. B, both A and R are correct and R is not the correct explanation of A. C, A is correct and R is not correct. D, A is wrong and R is correct. So friends, hope so आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा. चलिए मूव करते हैं इसके आंसर की तरफ. So its answer is A is correct. That is ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए ही की जाती है, बट R is not correct. जो रीजन है वो हमारा इसका करेक्ट नहीं है. तो चलिए फ्रेंड्स मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फ्लोइंग गुड्स आर बोथ एक्सक्लूडेबल एंड राइवल इन कंजप्शन. कि कौन कौन से गुड्स जो होते हैं वो एक्सक्लूडेबल भी होते हैं और राइवल भी होते हैं कंजप्शन के अंदर. ए, प्राइवेट गुड, बी, पब्लिक गुड्स, सी, कॉमन रिसोर्सेज, डी, क्लब गुड्स एंड ई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुड्स का, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो जो है मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप जाकर देख सकते हैं. सो इट्स आंसर इज ए, दैट इज प्राइवेट गुड्स. चलिए फ्रेंड्स मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 34 दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ अनकॉमन इवेंट्स सच एज द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन रोड्स, नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स इन ए बुक एंड सो फोर्थ, कॉल्ड द लॉ ऑफ इनप्रोबेबल इवेंट्स. ए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, सी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डी, नन ऑफ द दीज. तो फ्रेंड्स क्या रखा है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिस पे जो है जो इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है. ओके, मतलब ना के बराबर ही होती है. सो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सिलेक्ट करना है. होप सो अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा. चलिए मूव करते हैं आंसर पे. सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैपिटल बस्टिंग. तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है कैपिटल बस्टिंग के रिगार्डिंग. ए, इट इज़ अ डिसीजन to make the investment in long-term assets. B, it consider operating cost and operating income. C, it consider sunk cost. D, it doesn't consider inflation. And E, none of the above. All of the above. Okay. So friends, capital budgeting काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. होप्स आपने इसको कर रखा होगा. चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ. So its answer is डेट इज सी, इट कंसिडर संक कोस्ट. तो ये संक कोस्ट को कंसिडर नहीं करके चलता. ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी क्या है, फॉल्स है. चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 36 द एक्सट्रीम वैल्यूज इन ए नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन लाई इन द.
जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ लाई करती हैं? ए इन द मिडल, बी ऑन द राइट टेल, सी ऑन द लेफ्ट टेल, डी होल कर्व, फुल कर्व पे ही लाई करती है। तो फ्रेंड आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, होप सो, और अपना स्कोर भी याद से नोट करते रहना। ओके चलिए मूव करते हैं आंसर पे। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज लेफ्ट टेल। जो एक्सट्रीम वैल्यूज जो होती है नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की वो लेफ्ट टेल पर लाई करती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग इज कॉल्ड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो? तो कौन से मेथड को हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कहते हैं? ए पे बैक पीरियड, बी नेट प्रेजेंट वैल्यू, सी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो फ्रेंड्स कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स वीडियो देख रखी है एमसीक्यूज की जो मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं तो आपको पता लग ही गया होगा। ओके होप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं आंसर पे। सो इट्स आंसर इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकाउंटिंग आर कंसीडर एज। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, बैलेंस शीट हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कंसीडर करते हैं? ए इनपुट फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस, बी आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, सी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, डी कमेंसमेंट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। सो फ्रेंड्स थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये। आपको पता होना चाहिए कि आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो वो आपके लिए क्या एक किस सोर्स का काम करता है। चलिए तो बैलेंस शीट्स वगैरह जो होती हैं वो हमारे लिए आउटपुट होता है। ओके चलिए सो फ्रेंड्स चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्लेटी, बी मेसो, सी लैप्टो, डी असिमेट्रिकल। तो बताना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी होती है। ओके सो इट्स आंसर इज मेसो। सो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40, द लेवल ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इज हाई बट फेसिंग डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स इज कॉल्ड। कि जो कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट है जब वो परचेज करने जाता है उसका इन्वॉल्वमेंट हाई होता है बट फेसिंग डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स, लेकिन ब्रांड्स के बीच में वो कंफ्यूज रहता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ए हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, बी डिसऑनेस्ट रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, सी कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, डी वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। चलिए फ्रेंड्स मूव ऑन करते हैं आंसर पे। सो इट्स आंसर इज डिसऑनेस्ट रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। चलिए फ्रेंड्स मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज ऑल्सो नोन एज। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम क्या कहते हैं? ए फ्यूचर डिस्काउंटेड वैल्यू, बी प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू, सी पास्ट डिस्काउंटेड वैल्यू, डी यूटिलिटी डिस्काउंटेड वैल्यू। सो फ्रेंड्स होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इट्स आंसर इज प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू मेथड भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 42 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ ए कंट्री। तो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछ रखा है कि कौन सा इसमें से कंपोनेंट है करंट अकाउंट का? ए एनआरआई डिपॉजिट्स, बी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, सी यूनिलेटरल ट्रांसफर, डी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो फ्रेंड्स होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं आंसर पे। सो इट्स आंसर इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर जो है सिंगल साइडेड ट्रांसफर जिसको हम कहते हैं वो हमारा पार्ट है किसका? करंट अकाउंट का। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 43 क्वेश्चन, फ्रॉम द ऑल द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच वन टॉक्स अबाउट एन एफिशिएंट वर्कर गेटिंग पेड मोर देन एन इफिशिएंट वन। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की जिसके अंदर हम बात करते हैं कि जो एफिशिएंट वर्कर है उसको ज़्यादा पेड मिलनी चाहिए बजाय इनएफिशिएंट के? ए वर्क स्टडी, बी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, सी फंक्शनल फोरमैनशिप, डी मोशन स्टडी। सो फ्रेंड्स टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज बी, डेट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 अजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अजर्शन दे रखा है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज टू कंडक्ट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रीजन दे रखा है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑप्शन दे रखे हैं ए बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी
A is correct and R is not correct. D, A is wrong and R is correct. So friends, hope so आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा. चलिए मूव ऑन करते हैं आंसर पे. सो इट्स आंसर इज बी, डेट इज बोथ ए एंड आर आर करेक्ट. दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो है ट्रू है, बट आर जो है वो हमारा असर्शन को डिफाइन नहीं कर रहा. रीजन जो है वो हमारा असर्शन को डिफाइन नहीं कर पा रहा. ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 45, द एम्पैथेसिस एंड फोकस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो फोकस होता है वो किस पर होता है? ए, फ्यूचर ओरिएंटेड. बी, पास्ट ओरिएंटेड. सी, कम्युनिकेशन ओरिएंटेड. बी, डी, बैंक ओरिएंटेड. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है हुआ है. चलिए, सो इट्स आंसर इज ए, डेट इज फ्यूचर ओरिएंटेड. जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका जो फोकस रहता है वो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड रहता है, तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ स्क्यूनेस इज प्रेजेंट व्हेन मीन इज ग्रेटर देन मोड और मीन इज ग्रेटर देन मीडियन? ए, पॉजिटिव स्क्यूनेस. बी, नेगेटिव स्क्यूनेस. सी, नॉर्मल और नो स्क्यूनेस. डी, नन ऑफ द अबव. सो चलिए फ्रेंड्स, होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा. इट्स आंसर इज ए. तो जब मीन जो होता है वो हमारा ग्रेटर होता है मोड से और मीडियन से, उस टाइम पर जो स्क्यूनेस होती है वो हमारी पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47, स्टेटमेंट फर्स्ट, डिमांड ऑफ द टायर्स फॉर द कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव डिमांड. कि जो कार टायर्स की जो डिमांड है वो एक ड्राइव डिमांड है. स्टेटमेंट सेकंड, डिमांड फॉर ए रेफ्रिजरेटर इज ऑटोनोमस डिमांड. और अगर हम रेफ्रिजरेटर की डिमांड कर रहे हैं वो एक ऑटोनोमस डिमांड है. ऑप्शन दे रखे हैं. ए, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. बी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट. सी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट. डी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट. तो चलिए फ्रेंड्स मूव ऑन करते हैं अपने आंसर पे. सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. चलिए फ्रेंड्स मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फ्लोइंग रेफर्स टू कंपोजिशन और मेकअप ऑफ द कैपिटलाइजेशन एंड इंक्लूड्स ऑल द लॉन्ग टर्म कैपिटल रिसोर्सेज? ए, लीवरेज. बी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सी, कैपिटल स्ट्रक्चर. डी, रिस्क एंड रिटर्न. तो फ्रेंड्स होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा. चलिए मूव ऑन करते हैं आंसर पर. इट्स आंसर इज कैपिटल स्ट्रक्चर. सो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? मेकअप ऑफ द कैपिटलाइजेशन एंड इंक्लूड ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल रिसोर्सेज. तो जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, सोर्सेज हैं जहाँ से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल को गेन करते हैं, लेते हैं, जैसे कि शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, तो ये सारा पार्ट है किस चीज़ का? कैपिटल स्ट्रक्चर का. चलिए क्वेश्चन नंबर 49, इन द केस ऑफ वेबलन गुड्स द शेप ऑफ डिमांड कर्व इज. तो वेबलन गुड्स के केस में जो डिमांड कर्व है उसकी शेप कैसी होगी? ए, डाउनवर्ड स्लोपिंग. बी, अपवर्ड स्लोपिंग. सी, इट शिफ्ट्स टू लेफ्ट. डी, इट शिफ्ट्स टू राइट. सो चलिए फ्रेंड्स मूव ऑन करते हैं आंसर पे. सो इट्स आंसर इज बी, डेट इज अपवर्ड स्लोपिंग. तो शेप कैसी होगी? अपवर्ड स्लोपिंग होगी. जनरली अगर नॉर्मल गुड्स की बात करें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, बट वेबलन गुड्स जो एक एक्सेप्शनल केस है, इस केस में जो अपवर्ड स्लोपिंग होगी. ओके, लास्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ कॉस्ट डैश एंड इज लिमिटेड टू डैश एसेट्स ओनली. ए, allocation and tangible. B, valuation and tangible. C, allocation and intangible. D, valuation and intangible. So friends, hope so आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा. चलिए मूव करते हैं आंसर पे. So its answer is A, that is allocation and tangible. तो फ्रेंड्स ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन. होप सो आपको जितने भी क्वेश्चन से अच्छे लगे होंगे. काफ़ी मेहनत लगी है फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को डिज़ाइन करने के लिए. सो अपना एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना. ओके.